नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। बात करेंगे देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। कहते हैं कि जिन्होंने साथ चलने का वादा किया था वो लोग रास्ता देखकर अपने रास्ते ही हो लिए। ये कहावत हिमाचल की राजनीति में बिल्कुल सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बागी और पूर्व विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी और अब आखिरकार इन 6 बागी पूर्व विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल और देवेंद्र कुमार शामिल हुए हैं। बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए। अनुराग ठाकुर की तरफ से इन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई गई, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडिपेंडेंट एमएलए यानी कि आजाद उम्मीदवार ने भी इस्तीफा देने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने इन सभी को उपचुनाव में टिकट देने का भरोसा दिया है और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि बागी विधायक अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी सदस्यता बचाने को दी गई याचिका भी वापस ले सकते हैं। इसके अलावा राजेंद्र राणा, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बातें कही गई है उन्हें साबित करना होगा, यानी कि सीएम की तरफ से जो भी बातें कही गई है उन्हें साबित सीएम करे, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री के ऊपर मानहानि का केस हम दर्ज करेंगे। और साथ में राजेंद्र राणा ये कहते हुए भी नजर आए कि बहुत सारे विधायक हैं उनके संपर्क में है जो दुखी है और वो भी आने वाले समय में उनकी तरह ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि वो कौन से 3 निर्दलीय विधायक है यानी कि आजाद उम्मीदवार है जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। तो पहले इस्तीफा दिया गया इन इंडिपेंडेंट एमएलएज की तरफ से। तो केएल ठाकुर की अगर बात की जाए तो वो नालागढ़ से जीते थे चुनाव। 2012 में बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2022 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और वो बागी हो गए थे, और अब बागी होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए। अगर होशियार सिंह की बात की जाए तो वो भी निर्दलीय विधायक है, इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी का दामन भी थाम चुके हैं। देहरा से जीते थे वो चुनाव, एक बार फिर से बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। 2 बार इंडिपेंडेंट चुनाव भी ये लड़ चुके हैं। 2022 में बीजेपी उनकी तरफ से ज्वाइन की गई थी, टिकट नहीं मिला तो बागी होकर चुनाव लड़ा था और एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होते हुए ये नजर आए। अगर आशीष शर्मा की बात की जाए तो हमीरपुर से आपको बता दें कि निर्दलीय चुनाव इनकी तरफ से जीता गया था। पहली बार विधानसभा पहुंचे और 15 महीने में ही इस्तीफा दिया गया और भाजपा का दामन इनकी तरफ से भी थामा गया। तो ये 3 निर्दलीय एमएलएज हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया और अनुराग ठाकुर इन्हें बीजेपी में ज्वाइन करते हुए नजर आए। और इसके अलावा हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, उन्होंने भी अब भाजपा का दामन थाम लिया है। सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा इसमें शामिल है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। बीजेपी का दामन थामने के बाद जश्न मनाते हुए, पहाड़ी नाटी करते हुए ये सभी नेता नजर आ रहे हैं। जयराम ठाकुर भी इनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही ये तस्वीरें पीटरहॉफ से सामने आई हैं। हमारे संवाददाता रेशमा कश्यप ने भी इन नेताओं से बात की है जिन्होंने हाल ही में भाजपा का दामन थामा है। तो उनका क्या कुछ कहना है। आरोप भी इनकी तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाते हुए ये नजर आए हैं, वो अब आपको सुनाते हैं। 60 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी का अहंकार और घमंड देखिए कि वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। अरे इनकम टैक्स एक्ट जितना मुझ पर लागू है व्यक्तिगत रूप से, उतने किसी संस्था पर भी लागू है। अगर आपके चैनल पर है तो किसी दूसरे राजनीतिक दल पर भी है। अगर किसी को इनकम टैक्स से छूट है राजनीतिक दलों को, तो उसके मापदंड है कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। लेकिन इतना अहंकार कांग्रेस का कि हम रिटर्न भी फाइल नहीं करेंगे लेकिन इनकम टैक्स विभाग हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है जी? हिमाचल एक बहुत छोटा प्रदेश है। आज हम दिल्ली
मैं जब मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, उसके बाद जो अनौपचारिक रूप से साथी मिले तो सभी इस बात को लेकर के हैरान थे कि छोटा प्रदेश बहुत बड़ा काम करके गया है। ये संदेश सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश हुआ है। 68 विधानसभा क्षेत्र के प्रदेश में 9 विधायक, चुने हुए विधायक, जिसमें नौजवान भी हैं, जिसमें अनुभव से भरे अलग अलग दायित्वों पर रहे हुए मंत्री रहे हैं, पार्टी के दायित्वों पर रहे हुए ऐसे भी विधायक। इस प्रकार के नेतृत्व को मुख्यमंत्री की ओर से महत्व नहीं देना, सम्मान नहीं देना, पहचान नहीं देना, ये मैं समझ करके हैरान हूं। भाजपा में शामिल होने के बाद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सुधीर शर्मा जी। काफी महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति क्या बनी हिमाचल प्रदेश में कि आप आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं और अपनी प्रदेश सरकार पर इतने जो सवालिया निशान है आपकी ओर से लगाया जा रहा है? देखिए, 14 महीने की सरकार है, अभी 14-15 महीने हुए हैं और इस समय में अभी जो वर्तमान परिस्थितियां रही उसमें जो विधायक हैं उनके काम ना होना, जो कार्यकर्ता हैं वो हताश हो चुके थे और कुछ ही लोग जो चुनकर के भी नहीं आए और उनके जो मित्र हैं उनको जो है कैबिनेट रैंक से नवाज दिया जाना। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मेहनत की थी, जिन लोगों ने योगदान दिया सरकार बनाने में, जब उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना शुरू हुई और बार बार ऐसा होने लगा और बार बार दिल्ली में भी पार्टी को कहा गया, यहाँ भी कहा गया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव आया तो उसमें भी फिर ये निर्णय सबने लिया कि एक व्यक्ति जिसने राम मंदिर के निर्माण में उसके जब केस चल रहा था तो उसके विरुद्ध वो लड़े। अभी भी वाटर सेस के ऊपर केस चल रहा था, प्रदेश सरकार थी, तो मुख्यमंत्री ने एक बार भी नहीं सोचा कि वही कैंडिडेट आ गया है। तो उसके चलते जो है लोगों ने निर्णय लिया और अपना मतदान दिया और सबको दिखा करके किया है, कोई चोरी छुपे नहीं किया है और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का मुझे लगता है कि ये मानना है कि कोई भी बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति आसपास नहीं रहना चाहिए, सिर्फ उन्हीं को रहना चाहिए और जो वो सोचते हैं वही सत्य होना चाहिए। तो आगे के लिए क्या आप चीजें देख रहे हैं? सुधीर शर्मा लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं या फिर बाई इलेक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं साधारण कार्यकर्ता की तरह और कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, जो जिम्मेवारी पार्टी देंगे उसको निभाएंगे। तो सरकार हिमाचल प्रदेश में लग रहा है आपको टिकेगी? मुख्यमंत्री का तो यही कहना है। अरे वो अभी भी अल्पमत में है, उनको तो उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन वो चिपके हुए हैं कुर्सी के साथ। तो ये तो जाना निश्चित है, आज गई, कल गई, परसों गई, किसी भी दिन जा रही है। बड़सर के पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल मुख्यमंत्री के साथ काफी नजदीकी इनके रहे, अच्छे दोस्त भी रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज रही, ऐसी क्या मजबूरी रही कि आज उन्हें भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी है? इतना लंबा कार्यकाल आपका रहा है, कांग्रेस को आपने अपने जीवन के इतने साल दिए हैं, लेकिन आखिरकार ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि पहले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग, उसके बाद फिर आज भाजपा में शामिल हो गए हैं? देखिए, बहुत लंबा अनुभव रहा संगठन को चलाने में, लेकिन उस अनुभव को पार्टी को जरूरत नहीं थी, क्योंकि जितना काम मैंने किया शायद ही कोई कर सकता है। बहुत लोग काम करते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन सेवा दल जैसे संगठन में हम काम करते थे और बहुत काम किया, लेकिन उस काम की जो है कीमत है वो ना तो हमारे केंद्रीय हाईकमांड ने समझी और ना ही हमारे हिमाचल प्रदेश के हाईकमांड ने समझा। उस दौरान हर मंच से इंद्रदत्त लखनपाल का नाम लिया जाता था और उसके बाद आज जब आपने विरोध स्वरूप पहले वोटिंग की तो उसके बाद सीधे काला नाग, डड्डू, पता नहीं और किन किन चीजों से इन मुद्दों के ऊपर हम जीत कर आए थे। खासकर जो मेरे जो मुद्दे थे वो स्वास्थ्य को लेके थे। मेरे वहाँ पर जो स्वास्थ्य संस्थान है या पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य संस्थान है उनकी हालात बहुत खराब है। कई मरतबा मुख्यमंत्री मोदी से चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने एक ऐसी सचिव को कार्यभार सौंपा हुआ है, वो हमारे फोन तक नहीं उठाती थी। कई बार मुख्यमंत्री से हमने शिकायत करी, छोटे छोटे से काम के लिए भी हमने मुख्यमंत्री से कहना तो वो इग्नोर करते थे। और जो मेरे क्षेत्र में हॉस्पिटल हैं उनकी हालात इतने खराब है, हमारे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के हालात इतने खराब हैं कि जब वो प्रेगनेंसी के समय में महिलाएं जाती हैं तो उनको नीचे सोना पड़ता है। कई बार मैंने कहा, प्रशासन से भी कहा और मुख्यमंत्री महोदय से भी कहा,
लेकिन वो हर बार बात को टाल जाते थे। तो ऐसा ढिलमुल रवैया नहीं होना चाहिए था। फिर हमारे वोकेशनल टीचर्स हैं जो केंद्रीय सरकार के द्वारा नामित हैं और हमारे प्रदेश के स्कूलों में काम करते हैं, उनके लिए हमने कई बार मर्तबा चर्चा की, कई मंत्रियों से चर्चा की, लेकिन उनका जो है नकारात्मक रवैया उनके प्रति रहा। जल्दी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार जाने वाली है, मतलब नहीं टिकेगी आगे फिर? जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार तो यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार का टिकना नामुमकिन है। देखिए, जो पिछले 14 महीनों की गतिविधियों का अगर हम एनालिसिस करें, और जैसे आपने विधानसभा में मत और पक्ष रखने की बात करी, मैंने पिछले बजट के सेशन में भी ओवर 100 क्वेश्चन जो है खुद की अपनी सरकार से पूछे। हम दिल्ली गए, दिल्ली में जाके G20 की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी के इन्विटेशन पे डिनर भी खा के आ गए, एक फोटो भी खिंचवा के आ गए, परंतु उसमें ना हम ADB के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिले, वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं मिले। तो परिस्थिति के साथ जब आपके हाथ में पावर है, एक तरफ से आपने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी वित्तीय स्थिति खराब है, 6 विधायकों ने एक निर्णायक कदम उठाया, पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखी, जो कुर्सी है, कुर्सी भी जाते हुए जो है उसका डर जो है महसूस होने लगा, तो 1500 रुपए भी दे दिए। द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू आंसर द क्वेश्चन कि जब 14 महीने के लिए हर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही इंस्ट्रक्टेड हिज MLAs कि 1500 रुपए के ऊपर बोलिएगा कि अभी विचार विमर्श चल रहा है। देखिए, कभी हमें मेंढक बुलाया गया, कभी हमें उन्होंने नाग बुलाया, कभी उन्होंने हमें मुर्गा बुलाया। ये क्या उनकी पद को गरिमा देता है? कोर्ट के माध्यम से हम इन चीजों के ऊपर भी जो है डेफेमेशन के केसेस जो है ठोकेंगे। हम फाइनेंशियल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी जो है इनकी केसेस इनके ऊपर मानहानि के करे जाएंगे। भाजपा में शामिल होने के बाद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है राजेंद्र राणा जी। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब से आप हिमाचल से बाहर थे, 27 तारीख के बाद से जो सिनेरियो यहाँ पर चला, बहुत सारी चीजें हिमाचल प्रदेश में हुई, बहुत सारे आरोप आप लोगों के ऊपर लगे कि अंतरात्मा बेच दी है आप लोगों ने, जो इतना पैसा का इस्तेमाल, धन बल का इस्तेमाल, असली जो वजह है वो क्या रही है आपकी, जो आज भाजपा को ज्वाइन करना पड़ा? सारे एपिसोड का कोई गुनाहगार है तो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की हाईकमान है, जिनको लगातार हम बोलते रहे और उन्होंने एक नहीं सुनी। हम विधानसभा में चुनकर लोगों के काम करने के लिए गए हैं, अपमानित होने के लिए नहीं गए हैं। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से पिछले साल सवा साल से अपमानित कर रहे थे, 6-6 घंटे विधायकों को बिठाते थे, कई तो विधायक हमारे साथी ऐसे हैं जिनको 6 महीने टाइम ही नहीं दिया मिलने का। इसलिए मुख्यमंत्री को पहले अपने अंदर भी झांक के देख लेना चाहिए कि एक साल सवा साल में आपकी कार्यप्रणाली क्या रही है। दूसरे ऊपर आरोप थोपने से पहले, और मुख्यमंत्री ने जो कहा कि धन बल का जो इन्होंने धन बिक गए, मुख्यमंत्री को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। हम इनके ऊपर जो है मानहानि का मुकदमा ठोकने वाले हैं। देश में अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से स्थिर है सरकार, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इस तरह की जो परिस्थितियां अगर आ भी गई हिमाचल प्रदेश में तो सरकार नहीं है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो है वो उस मरीज की तरह बन गई है, जैसे बहुत सीरियस हो जाता है और वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है। और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी में पॉलिटिकल डिजास्टर हो चुका है। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि इतने लोकप्रिय हैं तो उनके शासन में, मुख्यमंत्री उनकी सरकार होते हुए, आपके बड़े वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से मना क्यों कर रहे हैं? इनको तो पकड़ पकड़ कर कैंडिडेट ढूंढना पड़ रहे हैं और लोग भाग रहे हैं कि हमने, और पूरे देश में जिन लोगों को टिकटें भी दी हैं वो भी भाग गए कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास करना चाहिए, अब भी समझना चाहिए कि आखिर उनकी कार्यप्रणाली जो है उस पर जो सवालिया निशान लग रहा है, उस पे उनको अंतर आत्मा से झांक कर देखना चाहिए। और जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं और जिन विधायकों ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, आने वाले टाइम में कोर्ट में फेस करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप मुझे बताइए कि हम 3 इंडिपेंडेंट हैं, हमें पहली बात तो इस्तीफा देने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हमने ये फैसला क्यों लिया? हमने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि जो उनका अहंकार है और जो सरकार का ये अहंकार है, अभी तक भी वो इसी मानसिकता में है, क्योंकि उनकी आदत है भ्रम फैलाने की, और आज भी वो भ्रम की राजनीति में चले हुए हैं। अपने ही जिला के 3 विधायक खो चुके हैं, और आने वाले समय में ये भी निश्चित रूप से हमें पता है कि हम 9 के 9 जीत के आएंगे, और आने वाले समय में प्रदेश में ये जो हालात है इसको ये ठीक होंगे और सरकार बनाएंगे। अहंकारी बढ़ेंगे तब तब नाश होगा ही होगा। रावण का भी नाश हुआ, कंस का भी नाश हुआ। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब ऐसी स्थिति पैदा होगी ही होगी। तो ये जो बोल रहे हैं कि हम बिक गए, तो इनको ये नहीं पता, इनको ये पता होना चाहिए कि हम किस परिवार से हैं
और जिस बिकने की जो बात कर रहे हैं, बोलने से पहले इनको सोचना चाहिए कि ये बोल क्या रहे। भाजपा मैंने छोड़ी नहीं थी, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, उस टाइम इलेक्शन लड़ा और लोगों ने जिताया, ठीक है। कांग्रेस को बड़ा प्रचंड बहुमत दिया था लोगों ने, बड़ी उम्मीद थी, परंतु जो उन्होंने काम किए 15 महीने, हर वर्ग को निराश कर दिया। युवाओं को नौकरियों की बात की, नौकरियां बिल्कुल नहीं दी, ठीक है। महिलाओं को 1500 रुपए की बात की थी, उन्होंने दी ना दे पाएंगे। विकास का कार्य बिल्कुल ठप है। नालागढ़ में जो इंडस्ट्री एरिया है, तो वहाँ लोकल युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, तो सारी बातें थी।